एक समय पहले की बात है। देवपुर गांव में दो सहेलियां रहती थीं, राधा और कामिनी। कामिनी बहुत ही सुंदर थी, इस वजह से उसका विवाह एक अमीर घर में हो गया। और राधा थोड़ी कम सुंदर थी और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इस वजह से उसका विवाह एक लोहार मोहन के साथ हो गया। तुम ठीक से देखती नहीं हो क्या? सारा घर गंदा पड़ा है और तुम यहां आंगन में झाड़ू भी नहीं लगा रही हो, बस इधर उधर घूम रही हो। अच्छे से झाड़ू करो, वरना कल को तुम्हारी जगह कोई और नौकरानी रख लूंगी। मालकिन भाविका, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैं यहां से सफाई करके पूरा घर साफ कर दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन। हाँ हाँ, आ ही गई ना अपनी औकात पर। तुम नौकरों के सिर पर अगर मैं न रहूं तो तुम लोग सिर के ऊपर से ही गुजर जाओगे। ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। अभी के अभी ये आंगन साफ करो और फिर घर के अंदर भी पूरी सफाई कर देना, समझी? एक पल की भी देर नहीं होनी चाहिए। कामिनी को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था और वो धनवान भी थी, इसलिए उसका घमंड और भी ज्यादा था। दूसरी ओर राधा के घर की दीवारों से भी गरीबी झलकती थी। एक तरफ घमंडी और अमीर सहेली और दूसरी तरफ गरीब लेकिन खुश मिजाज और अच्छे आचरण वाली सहेली। सुन लीजिए जी, आज खाने के लिए बस एक ही रोटी है, आपके लिए बना दी है। आप जल्दी से खा लीजिए और अपने काम के लिए निकल जाइए। बाजार देर से पहुंचे तो आपके हथियार नहीं बिकेंगे। क्या सिर्फ एक रोटी? अगर वो रोटी भी मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। आप रोटी खा लीजिए, मैं बाजार में आप जो कमाएंगे वहीं से खा लूंगी। उम्मीद है आज कुछ न कुछ तो बिक ही जाएगा। इतना कहकर मोहन बाजार की तरफ निकल जाता है और राधा आंखों में आंसू लिए उसे दूर तक देखती रहती है। हे ऊपर वाले, आज मेरे पति बिना कुछ खाए ही घर से चला गया है। बस इतनी कृपा करना कि आज मेरे पति के कुछ हथियार बिक जाएं, ताकि वो और मैं पेट भरकर खा सकें। राधा और कामिनी दोनों के घर पास पास ही थे, इसी वजह से जब भी कामिनी राधा के घर के सामने से गुजरती तो उसका मजाक बनाना कभी नहीं भूलती। आज भी जब कामिनी राधा के घर के पास से गुजरी तो उसने वही घमंड भरा अंदाज दिखाया। अरे, ये तो कामिनी आ रही है। आज भी लगता है आकर चार बातें सुनाकर ही जाएगी। मगर घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं मेहमान नवाजी के लिए क्या पेश करूंगी? अरे, कितनी गंदी जगह रहती हो तुम। तौबा तौबा, यहां आना भी किसी सज्जा से कम नहीं है। कैसे रह लेती हो तुम यहां? टूटी फूटी झोपड़ी और ऊपर से गोबर की बदबू। उफ तौबा, मैं तो एक पल भी यहां न रहूं। यह बात तो सही है, यह जगह तुम्हारे लायक नहीं है। यहां तो बस हम जैसे गरीब ही रह सकते हैं। तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो। उफ राधा, नहीं, यहां तो तुम्हारी बदबू में सांस लेना भी मुश्किल है। कोई यहां बैठ सकता है क्या? ऊपर से यह टूटी फूटी झोपड़ी। उफ तौबा, हम दोनों एक साथ पले बढ़े थे और आज देखो कहां तुम्हारा भाग्य और कहां मेरा। सब किस्मत का खेल है। ऊपर वाले ने मेरे भाग्य में जो लिखा है उसे काटना तो पड़ेगा ही। तुम तो शुरू से ही गंवार थी, तभी तो यह सब तुम्हारे साथ हुआ। चलो, इन सब बातों को छोड़ो। मैं यहां किसी काम से आई थी। मैं मां बनने वाली हूं। मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। क्या तुम मेरे घर काम करोगी? मैं तुम्हें अच्छी पगार दूंगी। यह तो बहुत अच्छी खबर है। मैं भी मां बनने वाली हूं। ठीक है कामिनी, अगर तुम्हें मदद चाहिए होगी तो मैं अपने पति से पूछ कर बता दूंगी। एक तो तुम गरीब लोगों के नखरे ही बहुत होते हैं। जब कोई मदद करना चाहे तो तुम लोग सर पर चढ़ जाते हो। खैर, अपने पति से पूछ लेना और फिर काम पर आ जाना। इतना कहकर कामिनी वहां से चली जाती है और राधा उसे हसरत भरी निगाहों से देखती रहती है। शाम को जब मोहन घर आता है तो राधा उसे सारी बात बताती है। सुन लीजिए जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आज कामिनी मेरे घर आई थी। कौन सी? वही तुम्हारी अमीर सहेली, कलेक्टर राजेश की पत्नी। हाँ वही। वो चाहती है कि मैं उसके घर काम करूं, झाड़ू पोछा बर्तन। कह रही थी अच्छी पगार देगी। राधा, तुम दूसरों के घर काम करोगी? मेरे जीते जी, तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो वो तुम्हें हर पल नीचा दिखाती है। उसके घर तुम्हें सिर्फ जिल्लत मिलेगी। मैं सिर्फ अपने घर के लिए कर रही हूं।
अगर थोड़े पैसे आ गए तो हम भी अच्छा खा सकेंगे। अच्छा राधा, अगर तुम्हारा मन यही कहता है तो मैं मना नहीं करूंगा, पर याद रखना, अगर जरा सा भी अपमान हो तो तुरंत वापस आ जाना। अगले दिन राधा कामिनी के घर काम पर पहुंची। पहले ही दिन से कामिनी ने उसके साथ बुरा बर्ताव शुरू कर दिया। आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे पता था जैसे ही अच्छी पगार की बात होगी तुम्हारा पति मना नहीं करेगा। मजाक कर रही हूं, अब काम शुरू करो। पूरा दिन राधा से काम करवाया गया। आंगन, कमरे, बर्तन, सब कुछ। तुम अभी तक सिर्फ आंगन में ही लगी हो, सारे कमरे साफ नहीं हुए। याद रखो राधा, तुम यहां मेरी सहेली नहीं, मेरी नौकरानी हो। मुझसे कोई गलती हुई हो तो बता दो, मैं सुधार दूंगी। वाह राधा वाह, एक तो तुम पर एहसान किया और ऊपर से जवाब दे रही हो। मैं इस गांव के कलेक्टर की पत्नी हूं, ज्यादा जुबान मत चलाओ। माफी चाहती हूं मालकिन, अब समझ गई हूं, मैं यहां सहेली नहीं, सिर्फ नौकरानी हूं। मैंने बचा हुआ खाना बाहर रख दिया है, ले जाओ। बासी चीज हम नहीं खाते। आज की पगार भी मिल जाती तो आज पगार नहीं मिलेगी, कल लेना, आज सिर्फ खाना ले जाओ। इसी तरह वक्त गुजरता गया। राधा कभी खाना, कभी पगार लेकर घर जाती रही। इसी तरह वक्त गुजरता गया। कामिनी रोज राधा को जलील करती, उसे नीचा दिखाती और हर दिन कोई न कोई ताना जरूर मारती। कुछ दिन बाद राधा के घर भी खुशी आई। राधा मां बनने वाली थी, लेकिन जैसे ही बच्ची पैदा हुई राधा की सास का कहर टूट पड़ा। हाय रे राधा, यह क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। यह तो लड़की पैदा हो गई, अब बता इस लड़की का क्या करेगी? क्या इसे भी अपनी तरह घर घर नौकरानी बनाएगी? मुझे तो पूरी उम्मीद थी लड़का होगा, मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन तुमने तो मेरी किस्मत ही पलट दी। यह सब सुनकर राधा पर जैसे यामत टूट पी। उसकी सास ने पूरा घर सर पर उठा लिया। दूसरी तरफ कामिनी के घर बेटा पैदा हुआ। पूरा घर सजाया गया, हर तरफ रोशनी, मिठाइयां और जश्न था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव खुशी में डूब गया हो। बच्चा सबकी दुआओं और आशीर्वाद के साथ कामिनी को सौंपा गया, जैसे पूरी दुनिया दो उलझी हुई तकदीरों का तमाशा देख रही हो। एक तरफ राधा की बर्बादी, दूसरी तरफ कामिनी की खुशियों का मेला। मैं आज बहुत खुश हूं, कामिनी ने कहा। आज पूरे गांव में दान धर्म होगा। और वाकई पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं। कुछ दिन बाद राधा फिर से काम पर जाने लगी। रो अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लेकर कामिनी के घर पहुंच जाती। यह क्या राधा, इस बच्ची को यहीं ले आई हो? होश में हो या नहीं? काम करोगी या बच्ची संभालोगी? क्या मैं पैसा पेड़ पर उगाती हूं जो तुम्हारी बेटी के लिए अलग से पगार दूं? नहीं नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी बेटी को घर अकेली छोड़कर कैसे आऊं? मैं इसे साथ रखकर सारा काम कर लूंगी, चाहे आप मुझे ज्यादा काम दे दें। एक तो तुम नौकरानी लोगों को हर बात में भीख मांगने की आदत होती है। खैर, रख लो इसे साथ। तुम्हारे नसीब तो वैसे ही खराब हैं। गरीब तो तुम थी ही, अगर बेटा होता तो वही सहारा बनता। लड़की पैदा कर दी तुमने, याद रखना यह लड़की तुम्हारे लिए सिर्फ बोझ बनेगी। नहीं मालकिन, ऐसा मत कहिए। मैं ऊपर वाले से बस यही दुआ करती हूं, मेरी बेटी का नसीब मेरे जैसा कभी ना हो। हाँ, अगर इसका नसीब भी तुम जैसा हुआ तो यह भी मेरे घर नौकरानी बनेगी। शुभ शुभ बोलिए मालकिन, ऊपर वाला मेरी बेटी को रानी जैसा नसीब देगा। रानी? नौकरानी की बेटी रानी? हाँ, जाओ अब काम करो। उस दिन कामिनी ने राधा का खूब मजाक उड़ाया। राधा का दिल टूट चुका था, लेकिन वो चुपचाप काम करती रही। इस तरह सालों बीत गए। राधा की बेटी बड़ी हो गई, उसका नाम काजल रखा गया। राधा ने काजल को बहुत प्यार से पाला। काजल सुंदरता में ऐसी थी जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। दूसरी तरफ कामिनी का बेटा आरव बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह विनम्र था, बुजुर्गों का आदर करता था और अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं करता था। धीरे धीरे काजल और आरव एक दूसरे को पसंद करने लगे। काजल, मेरी बात सुनो, तुम इतनी नाराज क्यों हो? आरव, यह मुमकिन नहीं है। तुम्हारी मां कभी इस शादी के लिए नहीं मानेंगी। तुम जानते हो मेरी मां तुम्हारे घर काम करती है।
सब प्यार से उसे काजू कहते थे। यही बात सबसे बेहतर है, इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दो। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मेरी माँ क्या सोचेगी, वो मुझ पर छोड़ दो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यह इतना आसान नहीं है। मैं बात करूंगा, मुझे पूरा यकीन है मेरी खुशी के आगे माँ सब मान जाएंगी। तुम सोच समझकर बात करना, वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। दोनों ने तय किया कि आरव अपनी मां से बात करेगा। शाम हुई, आरव घर पहुंचा और सीधा अपनी मां कामिनी के कमरे में चला गया। मां, आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूं। हां बोलो। मेरा बेटा आज इतना गंभीर क्यों लग रहा है? मां, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। लड़की पसंद है? कामिनी मुस्कुरा उठी। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। मेरी औलाद किसी अमीर और इज्जतदार घर की लड़की ही पसंद करेगी। कोई आम लड़की मेरे बेटे को पसंद आ ही नहीं सकती। मां, वो कोई आम लड़की नहीं है, बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है और बहुत सुलझी हुई है। अच्छा, इतनी तारीफ हो रही है तो बताओ, आखिर वो है कौन? मां, मैं काजल, राधा मासी की बेटी की बात कर रहा हूं। क्या? कामिनी का चेहरा सख्त हो गया। तुम होश में हो आरव? एक नौकरानी की बेटी को क्या तुम इस घर की बहू बनना चाहती हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे मरने के बाद भी नहीं। मां, मैं काजल से प्यार करता हूं और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा। होश में आओ आरव, तुम्हारे पिता राजेश भी कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। जिद छोड़ दो, सब मुमकिन है मां। जब मैं राजी हूं तो आपको क्या दिक्कत है? मैं तुम्हारी मां हूं, मैं जानती हूं वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है। यह आप किस बुनियाद पर कह रही हैं? मैं उसे आपसे ज्यादा जानता हूं। बस एक ही बात आपको बुरी लग रही है, वो आपके स्टेटस की नहीं है। बस। कामिनी गुस्से से चीख पड़ी। एक नौकरानी की बेटी इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। यह बात अपने दिमाग से निकाल दो। तो यह आपका आखिरी फैसला है मां? हां। अगर तुमने दोबारा इस बारे में बात की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। यह सुनकर आरव चुपचाप कमरे से निकल गया। उसका दिल टूट चुका था। उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी मां कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। अगली सुबह राधा रोज की तरह काम पर जाने के लिए कामिनी के घर पहुंची। आज कामिनी पहले से ही हायर के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। ए नमक हराम नौकरानी, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। मैंने तुम पर एहसान किया, तुम्हें अपने घर काम दिया और तुम अपनी बेटी को इस घर की मालकिन बनाने के ख्वाब देख रही हो। तुम अपनी औकात भूल गई हो क्या? कमलिनी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। झूठी औरत, मेरे बेटे को फंसा कर तुम मां बेटी क्या समझ रही हो? मैं एक नौकरानी की बेटी को इस हवेली की बहू बनाऊंगी? कभी नहीं। जाकर अपनी बेटी से कह दो कि अपनी औकात में रहे। वो मेरी दी हुई रोटी पर पली है, वह सिर्फ नौकरानी की बेटी है, इस घर की बहू नहीं। बस कामिनी बस। आज तक मैं तुम्हारा हर अपमान सहती रही, लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। तुम्हारा यह घमंड तुम्हें ले डूबेगा। जब कोई इंसान ज्यादा हवा में उड़ने लगता है तो समझ लेना उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। हा, बुरा वक्त मेरा नहीं, अब तुम्हारा शुरू होगा। कल से यहां काम पर मत आना। जाओ अब मां, बेटी भीख मांग कर खाना। उस दिन राधा रोते हुए घर लौट आई। जब उसने काजल को सारी बात बताई तो काजल के दिल में एक ही बात बैठ गई। अगले दिन काजल ने आरव को नदी के किनारे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन आरव बहुत शर्मिंदा था। उसकी मां की वजह से राधा और काजल का इतना बड़ा अपमान हुआ था, इसीलिए वो वहां पहुंच नहीं सका। इधर काजल अकेली नदी के किनारे बैठी अपने आप से बातें कर रही थी। मेरी वजह से मेरी मां को इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा। मैंने आरव को पहले ही मना किया था, उसकी मां हमारे रिश्ते को कभी नहीं मानेंगी, यह मुझे पहले से पता था। मेरे जैसी बेटी होने से तो अच्छा था मेरी मां की कोई औलाद ही न होती। मुझे मर जाना चाहिए। काजल धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ने लगी। बस अब और नहीं। उसी वक्त इत्तेफाक से उस राज्य के महाराज वीर सिंह जंगल में भ्रमण पर निकले हुए थे। जैसे ही उनकी नजर काजल पर पड़ी, वो उसे देखते ही रह गए। अरे
अरे रुको, पानी में मत कूदो। मैं इस राज्य का राजा हूं। तुम्हें जो भी परेशानी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस पानी में मत कूदो। जैसे ही काजल ने राजा की आवाज सुनी, वो घबरा गई। बिना कुछ बोले वो सीधा अपने घर की तरफ भाग गई। राजा वीर सिंह काजल को दिल से पसंद कर बैठे थे। उन्होंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन काजल ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने तुरंत उसका घर का पता लगवाया और अपनी शादी का संदेश राधा के घर भिजवा दिया। जब राधा ने यह खबर सुनी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने तुरंत शादी की तैयारी शुरू कर दी। इधर काजल ने आरव से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरव अपनी मां से झगड़ा करके घर छोड़ चुका था। राधा मजबूर हो गई। उसने रिश्ते के लिए हां कर दी और शादी की तारीख तय हो गई। जब आरव को यह बात पता चली तो वो पूरी तरह टूट गया। वो नशे में डूब गया, घर में तोड़फोड़ करने लगा और धीरे धीरे खुद को बर्बाद करता चला गया। अब कामिनी का घमंड मिट्टी में मिल चुका था। उसने आरव के इलाज के लिए अपनी हवेली तक बेच दी, लेकिन आरव को जो चोटें लगी थीं, उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कहते हैं ना, घमंड कभी किसी का नहीं होता। जो जितना ज्यादा घमंड करता है, उसका गिरना उतना ही भयानक होता है। कुछ ही दिनों बाद महाराज वीर सिंह और काजल का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरा देवपुर गांव इस शादी का गवाह बना। जहां कभी राधा के लोग गरीबी और मजबूरी की नजर से देखते थे, आज वही राधा राज्य की रानी की मां के रूप में खड़ी थी। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वो आंसू दुहा के नहीं थे, बल्कि फक्र और सुकून के थे। मालिक ने मेरी बेटी के लिए रानी जैसा नसीब लिखा है, राधा ने मन ही मन कहा। दूसरी तरफ कामिनी का घर बिल्कुल उजड़ चुका था। जिस हवेली पर कभी उसका घमंड राज करता था, आज वहां सन्नाटा था। आरव जिंदा तो था, लेकिन नशे और चोटों ने उसने अंदर से तोड़ दिया था। उसकी आंखों की चमक खत्म हो चुकी थी। कामिनी हर रोज अपने किए पर पछताती थी। काश मैंने घमंड न किया होता। काश मैंने गरीबी और अमीरी का भेद न रखा होता, तो आज मेरा बेटा इस हालत में न होता। लेकिन अब न वक्त वापस आ सकता था, गलती सुधारी जा सकती थी। कहते हैं ना, जो दूसरों को नीचा दिखाता है, वक्त उसे उससे भी नीचे गिरा देता है। राधा, जो कभी नौकरानी बनकर लोगों के घरों में झाड़ू लगाया करती थी, आज राजमहल में इज्जत और सम्मान के साथ जी रही थी। और कामिनी, जो कभी अपने आप को सबसे ऊपर समझती थी, आज अपने ही घमंड के बोझ तले टूट चुकी थी।